हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग जैक बोर्ड के मॉडल सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें जितना भी एमसीक्यू था उसको हम सॉल्व कर दिए। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रखा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बाबू यहाँ पे तुमको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए किसको कहते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये राउल्ट्स लॉ कहता है। मगर यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के बारे में हमसे नहीं पूछा, ये पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, तो अगर तुम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एक सॉल्यूशन बनाओ तो ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करेगा। भैया क्लोरोफॉर्म हम लोग किसको कहेंगे? तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3 और एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म और ये हो गया एसीटोन। ये दोनों को अगर तुम लोग मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करेगा। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसा भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करेगा। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दिया तो आप लोग आराम से उसको टिक करके पार हो सकते हो, बट उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन दे दिया तब क्या करोगे? तो उस केस में याद रखना जो भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो राउल्ट्स लॉ से हमेशा नेगेटिवली डेविएट करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं बाबू? तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहा जाता है? अगर बॉन्ड एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बना है तो उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दूसरा बात तो तुमको यहां पे ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। अब भैया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन होगा? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 3 एग्जांपल याद रखना है, एक फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। लर्निंग कोड क्या बोलोगे? फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, मगर इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है उसके बारे में हम आप लोग को बताएं। इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला तो तुमसे यही कर सकता है कि 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि बताओ कौन सा नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो उसमें हम क्या सिखाए तुम लोग को? उसमें यह सिखाए कि तुमको देखना पड़ेगा किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं? वैसे बॉन्ड जो कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बने उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एग्जांपल क्या क्या बताए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब कहोगे कि भैया अगर ये नेगेटिवली डेविएट कर रहा है, मतलब आपका बात वो सही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बनता होगा, तो एक बार बना के दिखाइए। तो ऑब्वियसली हम लोग वो काम करके देख लेते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये नेगेटिवली डेविएट कर रहा है। बाबू अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर का बात करें तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन और इसके साथ कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा? 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, एसीटोन का अगर बात करोगे तो एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अब जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब क्लोरीन जो है वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके कारण यहां पे डेल्टा नेगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। अब सेम यहां पे भी वही होगा, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव। अब बात है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन और कार्बन में अगर बात करोगे ना तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का कम, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट करेगा? तो कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके कारण अब कार्बन के ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव डेवलप कर जाएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन,
जिसके कारण यहां डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया, ये अलग मॉलिक्यूल हो गया। बाबू क्या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन का मतलब ही तो होता है क्या? बॉन्ड। अब बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। तो चूंकि इन दोनों को मिक्स करने से दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यही तुम्हारा H बॉन्ड है। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करता है। बात समझ आया? तो बात यहां पे ये बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग किसको कहते हैं? वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, दो एटम के बीच में नहीं बनता है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होगा? जैसे बोलोगे कि H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, यानी ये भी जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, और ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो जवाब है नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो दो एटम के बीच में बना है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बना है। बात समझ आ गया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बात याद रखना, हो सके क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो जो जो बात हम बताए हैं वो जरूर याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कापा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के को जो है इसको क्या बोला जाता है? कप्पा। तो हम लोग को कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताना है। तो अब वो जो कंडक्टिविटी होता है ना, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में है। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, उसी तरह से कंडक्टिविटी जो होगा वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जो कापा होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई क्या होता है? एल। रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा आर इंटू ए बाई एल। बात समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहां से रेजिस्टेंस को रहने दो और बाकी सबको दूसरे तरफ, या फिर यहां पे हम लोग रो का वैल्यू को रख देते हैं। अगर हम रो का वैल्यू को रख दे तो कापा इज इक्वल टू, ठीक है, रो के जगह में हम लोग क्या रख लेंगे? आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा? एल। अब हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम चूंकि निकालना है तो रेजिस्टेंस को उधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एल ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई कापा इंटू एल बाई क्या हो जाएगा? ए। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया किसके, सॉरी, ये जो है वो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में। बात समझ आ गया? ठीक है। अब देखो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, जो L बाई ए है ना, लेंथ बाई एरिया, ये सेल कांस्टेंट यानी G के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, G बाई कापा, ये भी बोल सकते हो। तो आइदर ये रिलेशन लिख के छोड़ देना या फिर ये रिलेशन लिख के छोड़ देना। अब रटने का इसमें कोई जरूरत नहीं है, सारा पॉइंट याद रखो। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? कापा इज इक्वल टू 1 बाई रो, रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। अब इसी वैल्यू को जब हम यहां पे पुट किए तो क्या रिलेशन आ गया? आर इज इक्वल टू 1 बाई कापा इंटू एल बाई ए। बात समझ में आता है? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड आप लोग को दिया हुआ है और पूछा है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बहुत सारा रूल है, तो रूल बोलने से पहले इस कंपाउंड का तुमको स्ट्रक्चर लिखना होगा। अब इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे? अब देख यहां पे क्या बोला है? C, यहां पे है CH2 और यहां पे Br। अब देख इसके जस्ट बगल में CH3 लिखा हुआ है और होल 3 है, यानी ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, और इस कार्बन के साथ कितना CH3 जुड़ा है? 3। तो यहां पे इसके साथ 3 CH3 जोड़ दो, इधर CH3 हुआ, इधर CH3 हुआ और इधर भी CH3 हुआ, ये हो गया। अब नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है कि भैया तुमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का अगर बात करें तो देखो, तो अगर हम ऐसे जाएं तो कितना कार्बन का चेन है? 3। ऐसे जाएं तभी कितना कार्बन का चेन मिलेगा? 3। ऐसे जाएं तभी कितना कार्बन का चेन मिलेगा? 3। मतलब इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो 3 कार्बन का है।
उसके बाद ढूंढो कि सबसे ज्यादा ब्रांच कौन सा चेन में है, तो इस चेन में जाने से सबसे ज्यादा ब्रांच है, मतलब यही चेन को हम लोग नंबरिंग में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी ब्रांच है उसको कम नंबर देना है तुमको, तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिले। बाबू इधर से नंबरिंग करें तो ब्रांच को सेकंड पोजीशन मिलेगा, और इधर से नंबरिंग करें तो ब्रांच अपना पहले ही पोजीशन पे आ जा रहा है, तो 1 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 3। अब इसको नंबरिंग कर नेम लिखते हैं। अब जो भी ब्रांचिंग है ना, एक से अधिक ब्रांच दिख रहा है, बीआर भी ब्रांचिंग में है और CS3 भी ब्रांचिंग में है, तो जितना भी ब्रांचिंग है सबका नाम को अब तुम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बात समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं ब्रोमो और इसको बोलते हैं मिथाइल। अब एबीसीडी तो सब कोई को आता ही होगा, बताओ ब्रोमो का बी पहले आएगा या फिर मिथाइल का एम पहले आएगा? तो ऑब्वियसली ब्रोमो का बी पहले आएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? 1 ब्रोमो। अब देखो सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2, ठीक है, 2 था इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? डाई, फिर लिखना होगा मिथाइल। ठीक, कितना कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है? 3, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, तो लिख लिए प्रॉप, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्या क्या किए? ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम लोग ऐसे एक्सपैंड करके लिखे, उसके बाद देखे कि सबसे लंबा ब्रांच कौन है, उसके बाद देखे कि सबसे लंबा चेन कौन है, उसके बाद हम लोग ये देखे कि किस चेन में सबसे ज्यादा ब्रांच है और किधर से नंबरिंग करने से ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। तो ये सब कुछ रूल था। जो भी ब्रांच है उसको ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ब्रांच है उसको वर्ड रूट से पहले लिखेंगे, और एक से अधिक अगर ब्रांच होगा तो सबका नाम को तुमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है इसीलिए बी को पहले लिखे, और ये जो एम है वो बाद में आता है इसलिए हम लोग इसको बाद में लिखे। एक और बात याद रखना, ये जो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हो ना, इसको कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज मत करना। बात समझ आया? जैसे मान लो कि यहां पे डी के बाद कोई ई वाला होता तो उसी को हम पहले लिखते, तो जो तुम्हारा अल्फाबेट कंसीडर करना है वो मेन नाम से कंसीडर करना है, तो यहां पे एम से कंसीडर होगा और यहां पे बी से कंसीडर होगा। डाई ट्राई टेट्रा ये सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी भी कंसीडर करने का कोशिश नहीं करना, और नहीं तो फिर गलत करके आओगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी, नेम द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एल्डिहाइड किसको कहते हैं, तो ये सब याद होना चाहिए, तभी जाके एल्डिहाइड का नाम बोल सकते हो। अब एल्डिहाइड किसको कहा जाता है? अल्काइल ग्रुप के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है CHO, यही तुम्हारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। कभी कभी इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड OH जोड़ दो तो ये भी तुम्हारा एल्डिहाइड होगा। ये CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। इसको हम एक्सपैंड करके लिखे हैं और इसको कंप्रेस करके लिख दिए हैं, तो ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड बहुत तरह का होता है, तो उसमें बोला कि कौन एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो ये याद रखना, बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। अब भैया बेंजल्डिहाइड किसको कहते हैं, तो बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर CHO जोड़ दोगे ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब यहां पे एक और क्वेश्चन तुमसे क्या कर सकता है, 1 मार्क्स वाला नहीं पूछा जा सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ये तो पूछ लिया ना कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन सा एल्डिहाइड नहीं देता है, तो ये बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। एक और यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं। बात समझे? ठीक है, अब अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन का बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो कितने सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है? 2 सॉल्यूशन का। एक को बोलते हैं फेलिंग्स A और एक को बोलते हैं फेलिंग्स B। फेलिंग्स A में हम लोग यूज करते हैं CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये तुम्हारा फेलिंग्स A है। फेलिंग्स बी में बात करोगे तो फेलिंग्स बी में यूज किया जाता है सोडियम पोटासियम टार्टरेट, या फिर उसी को रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना कि ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर को बोला जाता है, फेलिंग्स A और फेलिंग्स B। फेलिंग्स A में होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और फेलिंग्स B में होगा सोडियम पोटासियम टार्टरेट, या फिर उसी को रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन।
ये वाइबा में भी पूछा जाता है। तो ये बात याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। इसीलिए ये बोला कि कौन एल्डिहाइड नहीं देता है, तो सारा एल्डिहाइड देता है, एक को छोड़ के जो कि है बेंजल्डिहाइड, ये तुम्हारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। बाबू एक और चीज याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो जब भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो यहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो सारा पॉइंट को तुमको डिटेल में समझना है और मॉडल सैंपल पेपर को एनालिसिस करके देखना है कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ये मत सोच के चलना कि मॉडल पेपर में जो दिया हुआ है वही तुमको क्वेश्चन एज इट इज चेप देगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है हो सके उसके अलावा भी तुमको कोई कोई क्वेश्चन यहां पे मिल सकता है। सो जितना भी वहां पे तुमको पॉइंट दिखाई दे रहा है उसके अलावा वो सारा पॉसिबिलिटी को चेक करते जाना। तो यहां पे तुमको क्या क्या पॉइंट बताए, पहला पॉइंट एक बार फिर से हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो दो सॉल्यूशन, फेलिंग से और फेलिंग्स बी। फेलिंग से में क्या बताया था बाबू, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या फिर सिर्फ कॉपर सल्फेट भी बोल दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है सोडियम पोटासियम टार्टरेट, या फिर उसी को बोलते हैं रसेल सॉल्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड। क्या कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, नहीं देता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। फेलिंग सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट यहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब हम लोग आगे हैं, द रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू प्राइमरी अमाइन। अब नाइट्राइल हम लोग किसको कहते हैं, तो अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। प्राइमरी अमाइन हम लोग किसको कहते हैं, तो अगर अल्काइल ग्रुप के साथ यानी NH2 के साथ अगर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन। अब बोला है कि नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए क्या रिएजेंट का जरूरत होगा, तो इसके लिए तुम दो रिएजेंट यूज कर सकते हो, आइदर H2, ठीक है, और प्रेजेंस रखना पड़ेगा Ni PT या फिर PD का, ठीक, या फिर हम लोग दूसरा रिएजेंट यहां पे ये यूज कर सकते हैं SnCl2 प्लस HCl। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि SnCl2 प्लस HCl का हम लोग 2 मोल यूज करते हैं। तो यहां पे क्या क्या याद रखोगे, पहला नाइट्राइल किसको कहते हैं, तो अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ दोगे तो इसी को नाइट्राइल कहते हैं। प्राइमरी अमाइन या क्या यानी क्या होगा, अगर NH2 के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसी को प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन बोला जाता है। अगर ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हटा के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों के जगह में अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे ना तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। बात समझ आया, तो ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन किसको कहते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ज्योमेट्री पोजेस्ड बाय NiCO4। भले ये 1 नंबर का क्वेश्चन है मगर रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर इसको हम लोग को पूरा सॉल्व करके देखना होगा कि ज्योमेट्री क्या ये देगा। शायद हम जब एमसीक्यू वाला बता रहे थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था तो थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर से हम बताते हैं कि इसका ज्योमेट्री हम लोग कैसे निकालेंगे। बाबू ज्योमेट्री का पता तुमको तब चलेगा जब तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता हो, और हाइब्रिडाइजेशन तुम तब निकाल सकते हो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकालना हो। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वंस तुमको पता चल गया मतलब तुम जियोमेट्री बता सकते हो। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। नहीं पता है यानी हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, नहीं पता है यानी हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, और इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है यानी इक्वल टू क्या देंगे, 0। तो एक्स का वैल्यू आ गया 0, मतलब निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, निकल कितने नंबर पे आता है, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, मतलब 3d और यहां पे क्या होगा 8। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। अगर हम 4s में बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम 3d में बात करें तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब CO जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हुंड्स रूल के अगेंस्ट में पेयरिंग करा देता है।
अगर होम्स रूल के अगेंस्ट में पेयरिंग होगा तो ये जो 3D है, ये जो 3D का इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाएगा, सॉरी इस तरह से नहीं होता है। अब देखो ये तुम्हारा 3D है, ये 3D और ये तुम्हारा 4s, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ऑर्बिटल डायग्राम को थोड़ा सा, ये तुम्हारा है 3D, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो भर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा 4s, ठीक। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और 4p जो होगा इसका वो पूरा तरह से खाली होगा। अब CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होल्स रूल के अगेंस्ट में होगा, तो जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, तो उस केस में अब डायग्राम कैसा या फिर इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे भी अब 2 हो जाएगा और यहां पे भी 2 होगा। पूरी तरह से 4s खाली है और 4p भी पूरा तरह से खाली। अब CO जो है वो टोटल कितना है 4, यानी हमको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कहां कहां पे रखा रहा है वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है S में, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रखे हैं 4s में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे 4p में। तो तुम जहां जहां इलेक्ट्रॉन रखे हो ना सबको मिला के बोल दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। S का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है इसलिए S, और P का 3 ऑर्बिटल यूज हुआ है इसलिए P3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और ये बात याद रखना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी जो ज्योमेट्री होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा ज्योमेट्री शो कर रहा है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। अब फिर से यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा, पहले तो भैया तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद तुमको यहां पे पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर तुमको यह भी पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है कि वीक है, क्योंकि जो स्ट्रांग लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुंस रूल के अगेंस्ट में कराएगा। उसके बाद कितना यहां पे इलेक्ट्रॉन रखना है वो देखो, इलेक्ट्रॉन रखने के बाद तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, फिर तुम यहां पे ज्योमेट्री ये कर सकते हो। अब सोचोगे कि हम इसी को रट के गए और इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया, तब क्या करोगे। अब सवाल ये है कि स्ट्रांग लिगेंड हम लोग किसको कहते हैं, तो बाबू ये माना जाता है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब जो डोनर वाला लिगेंड है इसको हम लोग स्ट्रांग लिगेंड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन के सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, या ऑक्सीजन के सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, या फिर नाइट्रोजन के सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो वो जितना भी लिगेंड इन सब सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उन सबको हम लोग स्ट्रांग लिगेंड ही बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हम लोग किसको कहते हैं, सुक्रोज किसको बोला जाता है, C12H22O11, इसी को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी अगर हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराए H2O, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं H3O+, ठीक है। तो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराने से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है इसके बारे में पूछा है, तो ये तुम लोग याद रख सकते हो। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराने से 2 प्रोडक्ट मिलता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब तुम लोग कहोगे कि दोनों तो फॉर्मूला सेम है, बाबू फॉर्मूला ना सेम है मगर दोनों का नाम अलग अलग होता है। यह है तुम्हारा ग्लूकोज, यह है तुम्हारा ग्लूकोज, और यह है तुम्हारा फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज है और ये क्या तुम्हारा फ्रुक्टोज। यानी आंसर क्या हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज क्या क्या होगा, एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा तुम्हारा फ्रुक्टोज। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज किसको कहते हैं और फ्रुक्टोज किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो बायोमोलिक्यूल्स में तुम लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज किसको कहते हैं और फ्रुक्टोज किसको कहते हैं। ग्लूकोज का एक और नाम होता है, ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, ठीक है। और फ्रुक्टोज को हम लोग बोलते हैं कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है कीटोन, इसलिए दोनों अलग अलग है। भले दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। बट यहां पे हम लोग से सिंपल था क्वेश्चन, यही पूछा था हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज क्या है, तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज और क्या होगा फ्रुक्टोज। एक और चीज याद रखना है,
हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराने के लिए यहां पे हम लोग एक एंजाइम को भी यूज कर सकते हैं और वो एंजाइम है इन्वर्टेज। अगर हम लोग सुक्रोज में इन्वर्टेज एंजाइम मिक्स करते हैं तब भी ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है। बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू अमाइन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब वो अमाइन किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 जोड़ दोगे ना तो इसी को हम लोग अमाइन बोलते हैं। और पूछा है कि ये अमाइन न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्यों बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। बात समझ आया? अब देखो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना है, मतलब जो अट्रैक्ट होगा उसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हम अमाइन का बात करें ना तो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के पास में एक क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। इसी लोन पेयर के वजह से अमाइन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो इसका आंसर हम सिंपली क्या दे सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन amine behaves as a nucleophile। क्या मेरा बात यहां समझ आया ना? तो अमाइन में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, उसी के अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है और उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वही लोन पेयर के वजह से अमाइन किसके जैसा एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनालीन इज ट्रीटेड विथ Br2 वाटर। Br2 यानी ब्रोमीन का बात कर रहा है। तो पूछा यह है कि एनालीन को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। अब भैया यहां पे एनालीन किसको कहते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। अगर हम एनालीन का बात करें तो बेंजीन रिंग के साथ में अगर तुम NH2 जोड़ दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालीन। इसको किसके साथ रिएक्शन कराने बोला है? ब्रोमीन वाटर के साथ। Br2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराने बोला है। ठीक है, तो एनालीन को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जो Br है एनालीन के दोनों ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे जुड़ जाता है। यहां पे Br जुड़ेगा, यहां पे Br जुड़ेगा, यहां पे Br जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम का बात करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन। ठीक है, ट्राइब्रोमो एनालीन ये बना है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे उस समय एक बात बोले, ऑर्थो पारा। तो बाबू बेंजीन रिंग में अगर कोई भी ग्रुप ऐड कर देते हो ना तो बेंजीन का जो कार्बन है उसको नाम दिया जाता है। तो जैसे एनालीन का अगर बात किया जाए, ये तुम्हारा एनालीन है ना। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रुप जोड़ देते हो तो ग्रुप का दोनों बगल वाला कार्बन ये ऑर्थो कहलाता है, ऑर्थो कार्बन। जो नीचे वाला कार्बन है वो मेटा कहलाएगा और जो सबसे नीचे वाला कार्बन है वो पारा कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या कहलाएगा? पारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनेगा और ये इसका आंसर है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, राइट देयर यूनिट, व्हाट इज इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ये 3 मार्क्स वाला पार्ट में अब हम लोग एंटर कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा भैया मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, समझेंगे भी और हम इसका आंसर भी लिख रहे हैं। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इधर लिखते हैं मोलैरिटी और इधर लिखते हैं मोलैलिटी। पहला डिफरेंस तो यही होगा कि दोनों का डेफिनेशन लिख दो। मोलैरिटी का अगर बात करें तो मोलैरिटी हम लोग किसको कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। मोलैलिटी का अगर बात करोगे तो मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अपना पहला डिफरेंस हो गया। अगर सेकेंड डिफरेंस का बात करें
तो मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड है, इट इज वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड। और इसका अगर बात करोगे तो इसमें बोलोगे इट इज मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। तीसरा डिफरेंस का अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये है तुम्हारा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का डिफरेंस। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो राइट देयर यूनिट्स। अगर हम यूनिट का बात करें तो सबसे पहले मोलैरिटी का बात करते हैं। बाबू अगर तुमको पोलैरिटी का फॉर्मूला याद है ना तो यूनिट रटने का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका यूनिट क्या होता है, पहला यूनिट होता है मोल पर लीटर, ये बोल सकते हो, ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है मोलर, ठीक। एक और यूनिट होता है सिंपली कैपिटल लेटर एम बोल सकते हो। वही अगर हम मोलैलिटी का बात करें, किसका बात करें, मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। दूसरा यूनिट होता है मोलल, ठीक। और तीसरा स्मॉल लेटर एम। बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट है। तीनों में से कोई भी एक यूनिट लिख लेना, काम हो जाएगा, या फिर तीनों भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। बोला है मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या चेंज होगा जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो इसका आंसर, ये बात याद रखना, जो भी वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वो भी चेंज करेगा। और जो भी मास रिलेटेड वाला टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज नहीं करेगा। तो इतना बताने के बाद अगर हम आप ही लोग से पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। हम क्या बोले, जो वॉल्यूम वाला है वो टेम्परेचर के चेंज करने से करेगा चेंज, और जो मास वाला है वो नहीं करेगा। तो देखो डिफरेंस में हम लिखे हैं ये वॉल्यूम रिलेटेड है और ये मास रिलेटेड है। और एक और पॉइंट लिख लिए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो लास्ट का आंसर तुम क्या बोलोगे, जो तुम्हारा मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज करेगा और मोलैलिटी चेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट को हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको खुद से नोट्स कर लेना। बात समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। बोला है NO2 डिसोसिएट इनटू NO एंड O2 एज फॉलोज। NO2 जो है वो डिसोसिएट कर रहा है NO और O2 में। If rate of decrease of concentration of NO2 is 6 into 10 का पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, what will be the rate of increase of concentration of O2। अब बड़ा चालाकी से ये क्या किया ना, थोड़ा बहुत कुछ को चेंजेस कर दिया है। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस क्या किया कि यहां पे तुमको ये बोल दिया है, ठीक है, ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब बाबू ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का मतलब क्या होता है पता है, इसी को हो सके आप लोग पढ़े होंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है 6 into 10 का पावर -12, ये एक्चुअली में रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। और तुमसे पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 ना, इसी को आप लोग पढ़े होंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। यानी क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस देके तुमसे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है। तो जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो चुपचाप से तुम पहले इसका रिएक्शन को लिख लो। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है 2NO2, ठीक है, ये बदल रहा है 2NO + O2 में। बात समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद तुम इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। अब तुमको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ इक्वेट करते हैं। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा हुआ या फिर 1 के अलावा कुछ और हुआ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग वहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है ये आप लोग ऑब्वियसली पढ़े होंगे, तब जाके सैंपल पेपर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं और सैंपल पेपर का वीडियो देख के हो सके पास हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छे से पता चलेगा, और नहीं तो पता चलेगा कि बस इसको रटने से बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं।
अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ इक्वेट करेंगे, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के अलावा हुआ, ठीक है, तो उस केस में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। डिसअपीयरेंस में एक नेगेटिव का साइन लगेगा और अपीयरेंस में एक पॉजिटिव का साइन लगता है। तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा डिसअपीयरेंस लिखा जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पहले डिसअपीयरेंस लिखना, इसलिए पहले एक माइनस का साइन लगा दो, यहां पे लिखोगे 1/2, ठीक, डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt, ठीक। नेक्स्ट, अब NO और O2 जो है वो प्रोडक्ट है, मतलब इसके लिए अपीयरेंस लिखा जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले डिवाइड में आया 1/2। अब ये तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, सॉरी अपीयरेंस है, डी NO बाई dt। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो लिखने का कोई ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई यहां पे क्या कर लोगे dt। ये है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। बाबू यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना, हम लोग क्या मान लेते हैं -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt पूरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। ये पूरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन है, तो -d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का पार्ट नहीं है। उसी तरह से 1/2 यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस का पार्ट नहीं है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला है। dNO बाई dt रेट ऑफ अपीयरेंस है। बात समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पे फिर तुमको क्या करना है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है और जिसका निकालना है वो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दिया है तुमको डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 निकालना है। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो हम बोल देंगे 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई यहां पे क्या बोल देंगे dt इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई यहां पे क्या करेंगे dt। बात समझ आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो -d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt का वैल्यू हमको दिया हुआ है, और वो कितना दे रखा है, तो 6 × 10 का पावर -12 दिया हुआ है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के जगह में हम वो लिख देते हैं 1/2 इंटू 6.0 इंटू 10 का पावर -12 इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई क्या होगा dt, ठीक है। ये और ये यहां से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर आएगा 3 × 10 का पावर -12 इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। अब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं था, तो जो भी ये वैल्यू है यही तुम्हारा रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 है, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 × 10 का पावर -12, ठीक है। तो जब भी तुमको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे के, ठीक है, या फिर डिसअपीयरेंस देके तुमसे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ ले, या रेट ऑफ अपीयरेंस देके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ ले, या रेट ऑफ रिएक्शन देके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछे, तीनों टाइप का क्वेश्चन को बनाने का यही सेम प्रोसेस है। पहले रिएक्शन लिखना, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना, और जो दिया हुआ है और जो पूछा है दोनों को इक्वेट करना। यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 1 के बराबर हुआ तो डायरेक्टली रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। मगर अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हुआ तो हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये जो 1/2 है ना, ये कभी भी इसको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में शामिल मत करना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर पूछना है ना या फिर बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, -d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt, इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे। यही अगर यहां पे 2 वगैरह होता ना तो वो 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई करते, तब हम लोग को रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिलता। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से अपलोड करने में ज्यादा दिक्कत होता है। यहां हम लोग 36 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन और बाकी है, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में इसको देख लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।